नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स केक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है शुभमन गिल को। फ्रेंड्स, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये इस मंथ में अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, आईसीसी की बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। स्थापना होती है 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई माह के लिए किसे दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। अब फ्रेंड्स, ये अवार्ड से संबंधित है। अब क्रिकेट से जितने भी अवार्ड से संबंधित प्रश्न हैं वो हम आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स, ये 2025 के क्रिकेट संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर और बीसीसीआई बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अवार्ड मिला है। स्मृति मंधाना को आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और अशरदीप सिंह को आईसीसी टी20 मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इसके अलावा आईपीएल 2025 का विनर कौन रहा है? आरसीबी रही है। रनर अप में कौन रहा है? पंजाब किंग्स 11। और वुमेन प्रीमियम लीग में कौन रहा है विनर? ये मुंबई इंडियंस रही है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। आगे देखते हैं, आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को दिया गया है। और आईपीएल 2025 में पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑरेंज कैप ये बेस्ट मैन को दिया जाता है और पर्पल कैप ये बेस्ट बॉलर को दिया जाता है। आगे शुभमन गिल ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए थे। इन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड टॉप करने से करीब पहुंचे थे, यानी ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। केएल राहुल ने 1066 गेंद खेलकर मुरलीधर विजय को पीछे छोड़ा है। ये भारत के दूसरे टॉप ओपनर बन गए हैं। आईसीसी टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर आने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? यह है अभिषेक शर्मा, ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और ध्यान रखेंगे, आगामी क्रिकेट होने वाले हैं, ठीक है। पहला आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भारत और श्रीलंका इसकी मेज़बानी करेंगे। ये सितंबर में शुरू होगा। और एशिया कप 2025 ये यूएई दुबई में होगा, टी20 के फॉर्मेट में। ये भी सितंबर से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इन्हें ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने न्याय प्रणाली में संकेत भाषा के दूरभाषियों और विशेष शिक्षकों को शामिल किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पंजाब, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, पंजाब देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने न्याय प्रणाली या कोर्ट सिस्टम में उन बच्चों के लिए संकेत भाषा के दूरभाषियों और विशेष शिक्षकों को शामिल किया है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या मानसिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या मानसिक रूप से अपंग है, उनकी सहायता के लिए एक विशेष शिक्षकों और दूरभाषियों की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे सुन नहीं पाएंगे, बोल नहीं सकते, उन्हें कोर्ट में अपनी बात समझने और समझाने में परेशानी होती है। इसके लिए कोर्ट ने संकेत भाषा जानने वाले लोग और विशेष शिक्षक को शामिल करा इसमें, ठीक है। इससे न्याय मिलने में मदद मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये न्याय प्रणाली कोर्ट सिस्टम ने लागू किया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, पंजाब राज्य की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे सेहत कार्ड योजना, ये हर परिवार को 10 लाख तक कैशलेस इलाज देती है। आम आदमी क्लिनिक, ये राज्य में 1081 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करा है। रंगीला पंजाब विकास योजना, ये हर विधानसभा क्षेत्र को 5 करोड़ विकास के लिए दिया जाता है। बदलते गांव बदलता पंजाब, गाँव में स्मार्ट सुविधा और पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये पंजाब के बारे में ध्यान रखेंगे।
अब चलिए पंजाब के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है मैप में पंजाब। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। इसके मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। विधानसभा की सीटें है 117 और राज्यसभा की सीटें है 7 है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में केंद्र द्वारा किसे क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस राधा चौहान को। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स चलिए आयोग के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना होती है 2021 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एस राधा चौहान। किस घोषणा के तहत हुआ है ये मिशन कर्मयोगी के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? ये सरकारी कर्मचारी की स्किल्स बढ़ाना और प्रशासनिक में सुधार लाना। तो फ्रेंड्स, ये तो था इस आयोग के बारे में। अब फ्रेंड्स, इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी अभी नियुक्तियाँ हुई है 2025 में, जितनी भी इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें पहला है, संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। डॉक्टर पूनम गुप्ता ये आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर बनी है। अनुराधा ठाकुर ये आरबीआई के निदेशक केंद्रीय मंडल के रूप में नियुक्त की गई है। तुहिन कांता पांडे ये सेबी के चेयरमैन बने हैं। ज्ञानेश कुमार ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 26वें नंबर के। जय माल्या बागीचा भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। सोनाली मिश्रा ये रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। शक्तिकांत दास ये भारत के द्वितीय प्रधान सचिव बन गए हैं। पुष्प अशोक गजपति राजू ये गोवा के राज्यपाल बने हैं। संजय मूर्ति ये नियंत्रक और महालेखक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। संजय कौल ये गिफ्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तपन डेका ये आईबी के निदेशक बने हैं। आलोक कुमार चौधरी ये एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। और वी नारायण ये इसरो के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और प्रदीप जैन ये रॉ के नए अध्यक्ष बने। और अजय कुमार ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके अलावा विजय किशोर राहटकर ये महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। और वी रामा सुब्रमण्यम ये राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, एस राजराजन ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन चुके हैं। पीबी बालाजी ये टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ बने। और राजीव आनंद ये इंडस बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ थी 2025 की। आगे और कभी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आएगा तो इस स्लाइड को हम देखेंगे और उसे याद करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्रोफेसर एडनले, ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार का नाम ये प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता के नाम में भी जाना जाता है। यानी हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। वर्ष 2025 में यह पुरस्कार नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले को दिया गया है, जिन्होंने टिकाऊ कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टिकाऊ कृषि का मतलब क्या है? ऐसी कृषि मॉडल जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, संसाधनों का संरक्षण करे, आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? एमएस स्वामीनाथन, ये प्रोफेसर एडेनले को दिया गया है, जो कि नाइजीरिया के हैं। अब फ्रेंड्स, पुरस्कार से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आते हैं उनको देख लेते हैं हम। पहला है कलिंग रत्न पुरस्कार, ये धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। आगे बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड, यानी ये जादुई दुनिया का अवार्ड कहा जाता है इसे, ये सुहानी साहब को दिया गया है। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025, ये वी नारायण ये इसरो के अध्यक्ष को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बानू मुश्ताक को दिया गया है, इनकी पुस्तक हार्टलैम के लिए। और हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 59वां था, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार ये 16 पैरासूट बिल्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश की है, इन्हें मिला है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये उड़ीसा को मिला है और दूसरा यूपी को दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 अभी दिए जा चुके हैं। इसमें बेस्ट एक्टर कौन रहा है? शाहरुख खान, इनकी फिल्म जवान के लिए। और विक्रांत मैसी, इनकी फिल्म थी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? रानी मुखर्जी को दिया गया है, इनकी फिल्म थी मिस्टर
चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और बेस्ट फिल्म रही है कटल रही है। इसके अलावा विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 भी दिया जा चुका है। इसमें मारियांगलो हंगरिया जो कि ब्राज़ील के हैं इन्हें दिया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। और डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 ये आरबीआई को दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खास तौर पर ये एमपीपीएससी ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसमें, तो ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत का पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है जिसे आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। फ्रेंड्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। आगे ये लघु वित्त बैंक आमतौर पर छोटे कर्ज या माइक्रो लोन देते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र और अल्प श्रेणिक क्षेत्रों में दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद एयू अब बड़े लोन जैसे कॉर्पोरेट लोन हो गए, इसके अलावा अपने परिचालन क्षेत्र को व्यापक बना सकेगा। इससे बैंक को नए बिजनेस मॉडल, बेहतर वित्तीय उत्पाद और व्यापक ग्राहक आधार प्राप्त होगा। अब ये एयू बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना होती है 1996 में, ठीक है। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में और सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतना ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसका अलावा और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में हमने लास्ट क्लास में देखा था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक में विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स, आरबीआई के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना अधिनियम क्या है? ये 1934 का है। सिफारिश किसकी हुई थी इसमें? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया है। प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है ये? मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सी डी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। और अभी हाल ही में आरबीआई के नए निदेशक केंद्रीय मंडल बन गए हैं, अनुराधा ठाकुर। और 4 डेप्यूटी में से अभी हाल ही में पूनम गुप्ता नई डेप्यूटी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये आरबीआई के बारे में ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, डब्ल्यूएचओ ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसर कारक घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस डी, ठीक है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से पहले ये ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? ये 28 जुलाई को मनाते हैं। इसकी इस बार की थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, ठीक है। अब चलिए अब प्रश्न की डिटेल में चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हेपेटाइटिस डी एक वायरस है जो मुख्यतः हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ सहसंक्रमण करता है। इसे डेल्टा वायरस भी कहा जाता है। अब चलिए वायरस के बारे में देखते हैं ये कैसे फैलता है। यह रक्त और शारीरिक द्रव्यों के माध्यम से फैलता है, जैसे कि किसी संक्रमण सुइयों का उपयोग, यौन संपर्क या संक्रमित रक्त उत्पादों का ट्रांसफ्यूजन, या हेपेटाइटिस डी वायरस इसके माध्यम से होता है। हेपेटाइटिस डी अकेले सक्रिय नहीं हो सकता है, इसे हेपेटाइटिस बी वायरस की मौजूदगी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी ये अकेला एक्टिव नहीं हो पाएगा, इससे पहले हेपेटाइटिस बी वायरस की मौजूदगी रहेगी, तभी ये वायरस एक्टिव होगा। आगे डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी वायरस को कार्सिनोजेनिक या कैंसर उत्पन्न करने वाले वर्ग में रखा गया है, क्योंकि यह जिगर के कैंसर के विकास के लिए सहायक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, यह समय पर न इलाज होने पर हेपेटाइटिस डी वायरस संक्रमण जिगर की गंभीर क्षति और सीरोसिस और अंततः लीवर का कैंसर का कारण बन जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी ये हेपेटाइटिस डी को मिलकर जिगर कैंसर का निर्माण करता है, ठीक है, लीवर का। और हेपेटाइटिस सी यह भी क्रोनिक लीवर रोग है, यह कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और ई यह आमतौर पर पानी और भोजन से फैलते हैं और ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ की बात है, ये तो डब्ल्यूएचओ के बारे में स्टेटस जीके देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष कौन? डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ये विश्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोगों का नियंत्रण करना, तो ये ध्यान रखेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत जेन एआई जून 2026 तक देश की कितनी भाषाओं में
काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये 22 भाषा में अभी काम करेगा। फ्रेंड्स भारत जन एआई भारत सरकार की एक पहल है जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को देश की विभिन्न भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ठीक है, यह जून 2026 तक भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में काम करेगा। यानी ये 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषा है 22, इनके बारे में ये समझ सकेगा और जितनी भी भाषा है उनके बारे में यह बात कर सकता है। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, असमिया, सिंधी, कश्मीरी, संस्कृत, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितनी भी भाषा है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब ये इस भाषा में ये एआई बातचीत कर सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये प्रश्न एआई से संबंधित है। ठीक है, तो एआई से संबंधित जितने भी अभी 2025 में प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। पहला है, लखनऊ में देश का पहला एआई आधारित रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत करी है। आईसीएमआर ने एआई आधारित कैंसर डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन एआई डिग्री कोर्स लॉन्च किया है और गोवा ने एआई आधारित प्लास सर्विस सिस्टम लागू किया है और भारतीय रेलवे ने एआई इनेबल ट्रेन इंस्पेक्शन सिस्टम शुरू किया है। एम्स दिल्ली ने एआई आधारित रोग पहचानने वाली प्रणाली शुरू करी है और ओडिशा ने एआई आधारित वेदर प्रिडिक्शन सेंटर स्थापित किया है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड ने 6 और 12th के लिए एआई स्किल मॉडल अनिवार्य कर दिया है। डीआरडीओ ने एआई आधारित ऑटो ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करी है और भारतीय सेना ने एआई संयुक्त सिमुलेटर सिस्टम लॉन्च किया है। नागपुर में भारत का पहला एआई सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया गया है, ये हमने देख चुके हैं। और अभी हमने देखा था ओपन एआई ने अभी चैट जीपीटी का नया वर्जन बनाया है, चैट जीपीटी 5 बना लिया है। और भारत का पहला एआई शहर कौन सा है, ये लखनऊ को बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा ध्यान रखेंगे ओपन एआई कंपनी ने सम्राट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है और मेटा ने लांबा 4 लॉन्च किया है। ठीक है, तो एआई से संबंधित प्रश्न थे फ्रेंड्स। अभी एआई के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, इसलिए हमें इन्हें बार बार देखेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, विश्व आदिवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 9 अगस्त को। ठीक है, अब चलिए 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व आदिवासी दिवस मनाने का प्रस्ताव पहली बार संयुक्त राष्ट्र में 9 अगस्त 1982 को रखा गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव को अंतरिक्ष आदिवासी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह ने उठाया था। इसके बाद कई वर्षों की चर्चा और प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 दिसंबर 1994 को इसे आधिकारिक रूप से 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ध्यान रखेंगे हर साल कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। अब फ्रेंड्स ये दिवस से संबंधित प्रश्न है। चलिए अब दिवस जितने भी है अगस्त माह के उन पे एक नज़र देख लेते हैं। पहला 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाते हैं। इसके साथ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते। 6 अगस्त को मनाते हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मनाते राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को मनाते हैं वरिष्ठ नागरिक दिवस और 9 अगस्त को मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और 9 अगस्त को ही मनाते हैं नागासाकी दिवस और 9 अगस्त को हम मनाएं अभी विश्व आदिवासी जनजाति दिवस। इसके अलावा 10 अगस्त को विश्व लॉयन डे और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 12 जनवरी को कौन सा मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 19 अगस्त को मनाते हैं विश्व फोटोग्राफी डे। 19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद के याद में यह दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण विरोध दिवस मनाते और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अगस्त माह के इम्पोर्टेंट दिवस थे, इन्हें ध्यान रखेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक करना और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना और जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है,
अब चलिए कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, इंडस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हो गए हैं? तो इसका सही आंसर है राजीव आनंद को। अगला है, V200 CG कैरी ऑल नामक इलेक्ट्रॉनिक कार्गो प्लेन किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो ये चीन द्वारा किया गया है। आगे, सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हुआ है, इनमें से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये उपरोक्त सभी। अगला, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार भारत अब दुनिया का कितना सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो इसका सही आंसर है 5वां। भारत में डाक विभाग 1 सितंबर से किस सेवा को बंद कर स्पीड पोस्ट में मिलाने जा रही है? तो इसका सही आंसर है रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा। अगला है, हाल ही में भारत ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश के साथ 9 रणनीतिक समझौते किए हैं? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस की। देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त को। अब फ्रेंड्स, ये कल के प्रश्न था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं, ये आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।